हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मनोहर श्याम जोशी की लिखी कहानी सिल्वर वेडिंग। जब सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब ऑफिस की पुरानी घड़ी में 5:25 हो रहे थे और उनकी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी रोज़ अपनी घड़ी को रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने ऑफिस की घड़ी को ही सुस्त ठहरा दिया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह उन पर डाली जो उनकी ही वजह से 5 बजे के बाद भी ऑफिस में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कहकर दिन भर के रूखे व्यवहार को भुलाने के लिए किशनदा की तरह उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने थोड़ी बदतमीजी की, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पैंट और हील वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ, आपकी अपनी चुनरानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है? चड्ढा की बदतमीजी को इग्नोर करते हुए पंत जी ने कहा, हाँ, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने थोड़ी और बदतमीजी दिखाई और पंत जी की कलाई पकड़ ली। इस तरह बदतमीजी का जाहिर तौर पर विरोध करना पंत जी ने छोड़ दिया है, पर मन ही मन वो उस ज़माने को ज़रूर याद करते हैं जब वो किशनदा को भाई नहीं साहब कहते भी थे और समझते भी थे। घड़ी की ओर देखकर चड्ढा ने बोला, बड़े बाऊ, ये तो आदम ज़माने की घड़ी है। जापानी डिजिटल वॉच ले लो, सस्ती ही मिल जाएगी। जानते हो, ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। अरे ये अब तक राइट टाइम चल रही है, यही बहुत है। क्यों, कैसी रही? इस तरह नहले पे दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में। ठीक ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए पंत जी को कभी शरण मिली थी। पंत जी जिस वक्त दिल्ली आए थे, उस वक्त उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए बहुत कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कपड़े बनवाने के लिए और घर भेजने के लिए 50 रुपये उधार भी दिए। बाद में किशनदा ने अपने नीचे के पोस्ट पर उन्हें नौकरी भी दिलाई। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है, आपकी शादी हुई कब थी? पंत जी ने हड़बड़ाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने तुरंत हिसाब लगाया और एक्साइटेड होकर बोला, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी के पूरे 25 साल हो गए। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से एक बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। पंत जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी ही मानते हैं। चड्ढा बोला, अरे मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है। इतने में कौन सी बड़ी आफत आ रही है? पंत जी ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और फिर बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से क्या होगा,
₹30 हो तो थोड़ी बात भी बने। पंत जी अपने बटुए में 100-200 हमेशा रखते हैं। और तो और अब तो बस टिकट की भी कोई टेंशन नहीं है। पहले तो साइकिल से आते जाते थे, अब तो पैदल आने जाने लगे हैं। उनके बच्चे अब मॉडर्न युवा हो चले हैं। उनको अपने पिता का साइकिल से जाना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी अब स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और जब कार अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है। चड्ढा के बहुत कहने पर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट और दिए, लेकिन सारे सेक्शन के ज़िद करने पर भी वो अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए रुके नहीं। जूनियर से थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है, लेकिन चाय पानी में गप लड़ाने में वक्त बर्बाद करना तो उस परंपरा के विरुद्ध है। पंत जी ने रोज़ ऑफिस से लौटते हुए मंदिर जाकर प्रवचन सुनने की एक नई रीत अपनाई है, और ये बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं और इतने ज़्यादा व्रत करें। पंत जी इस आलोचना को इग्नोर कर देते हैं। मंदिर से उठकर पंत जी पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं, और किसी से मिलना मिलाना हुआ तो वो भी इसी समय कर लेते हैं। भले ही ऑफिस 5 बजे छूटता हो, घर पे वो 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज मंदिर जाते वक्त पंत जी की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यही नहीं, उनकी यादों के गोल मार्केट को तोड़ा जा रहा है। इसका गम मनाने के लिए उनका इस एरिया में रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें नई बस्तियों में पोस्ट के अनुसार D2 टाइप के क्वार्टर मिलने की खबर आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट को छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी एरिया में, इन्हीं बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के पूछने पर कि जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा, तब की तब देखी जाएगी। सच तो यह है कि पिछले कई सालों से पंत जी का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है, और इसी वजह से वो जल्दी घर जाना पसंद नहीं करते। बड़ा लड़का आजकल विज्ञापन कंपनी में नौकरी पा गया है, लेकिन समहाउ पंत जी अपने साधारण बेटे को असाधारण सैलरी देने वाली ये नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। पंत जी कहते हैं, 1,500 रुपये तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिल रहा है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कोई पेच होगा। उनका दूसरा बेटा दूसरी बार IAS एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा है। पंत जी की समझ में नहीं आ रहा कि जब ये पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना कि काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी इकलौती बेटी ना सिर्फ तमाम शादी के रिश्तों को मना करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले जाने की धमकी भी देती है। पंत जी जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वो खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों से गरीब रिश्तेदारों का तिरस्कार उन्हें समहाउ जचता नहीं है। एनीवे, सुना है जनरेशन में गैप तो होता ही है, ये कहकर खुद को तसल्ली दे लेते हैं। पंत जी की पत्नी अपने संस्कारों में किसी भी तरह से मॉडर्न नहीं है, फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मजबूरी ने उसे भी मॉडर्न बना दिया है। एक और बात है कि जिस वक्त पंत जी की शादी हुई थी, उस वक्त उनके साथ गांव से आए ताऊ जी और 2 बहू बेटे भी रहते थे। इस संयुक्त परिवार में बहुओं के बीच गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था।
अब पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, सिर्फ जिठानियों की ही चलने दी। मुझे तरह तरह के बंधनों में रखा गया, जैसे मैं कोई जवान औरत नहीं, कोई बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए बने होते थे, वो सारा कुछ मुझ पे लागू करवाया गया। ये सब बातें वो अपने बच्चों से कहती और बच्चे उसे सहानुभूति दिखाते। फिर वो पंत जी से कहती है, तुम्हारी आदम जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक मानना चाहिए। अब मेरे कहने से वो सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता, साफ बात। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली मॉडर्न तरीके से रहती है। तो पंत जी उसे शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह से लोग करें तमाशे कहकर ये सब मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन ये मानने को मजबूर भी हो जाते हैं कि तमाशा खुद उनका बन रहा है। जहाँ किशनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए पंत जी ने अपने आप से पूछा, क्या ये बेटर नहीं होता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस तरफ गया कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने कहीं ना कहीं ज़मीन खरीदी, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब तो हद हो गई। जिस कम्युनिटी के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, उन सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। खुद पंत जी उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मौत हो गई। ज़्यादा पेंशन भी नहीं खा सका बेचारा। अजीब बात तो यह है कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद सूखता और मुरझाता ही चला गया। जब उसकी मौत की वजह किसी से पूछा तो उसने पंत जी को यही जवाब दिया कि अब जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत हो जाती है। पंत जी ये जानते हैं कि बच्चों का होना भी ज़रूरी है। ये सही है कि उनके बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा इशारा दे रहे हैं कि बुढ़ापे में उनको कोई ख़ास सुख नहीं होने वाला है। लेकिन पंत जी किशनदा की सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं। गधा पचीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। मैंने भी जवानी में 50 किस्म की खुराफातें की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गा मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सिनेमा देखने चले जाना। कौन सा कर्म है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं किया? जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है, जिसे पंत जी अक्सर अपने बच्चों के लिए दोहराते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर मेरे पिता उस वक्त नहीं गुजरे होते जब मैं हाई स्कूल में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के बड़ी भूल की है। लेकिन समहाउ पंत जी को किशनदा की ये बात जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने के बाद तो गांव का वही पुश्तैनी घर। दैट्स इट।
गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी उठाना और बेकार की झगड़ी मोल लेना होगा। इस बात को पंत जी अच्छी तरह समझते हैं। जब बच्चे उनसे बहस में तर्क करते हैं तो उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही चाहा और आज भी चाहते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले उनका बेटा सरकारी नौकरी में आ जाए। पत्नी के पूछने पर पंत जी इसी संभावना को जता देते हैं। तब पत्नी कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। तब पंत जी टिप्पणी करते हैं कि हर तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं। इतना कहकर नकली सी हंसी हंस देते हैं। इस लोक की जिंदगी जितना उन्हें नकली हंसी हंसाने को मजबूर कर रही है, उतना ही वो परलोक के बारे में उत्साही होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए और पीछे से मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए, जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। पर अफसोस, आज प्रवचन सुनने में पंत जी का मन कुछ खास नहीं लगा। सच तो ये है कि अंदर से इतने धार्मिक और कर्मकांडी वो है ही नहीं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वो भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने लगे हैं। जब उनका मन नहीं लगता तो कहते हैं अब मोह माया के साथ साथ भगवत भजन को कुछ स्थान देना ही होगा। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो ना मांगे। पंत जी ने अपने मन को झिड़का। ओह, ये क्या हुआ? मन को समझाने में फिर भटक गए। प्रवचन सुनो यार। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जैसे ही जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा, उनको अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। अभी परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। पंत जी सोचने लगे कि जीजा का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें ख्याल आया कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। पंत जी खुशी और गम हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना ज़रूरी समझते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे भी थोड़ा पारिवारिक हों, पर बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। अभी उसी दिन हद हो गई जब कमाऊ बेटे ने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। पंत जी को कहना पड़ा, अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। हमें तो ये परंपरा विरासत में मिली है। उनके इस नारे से पत्नी बहुत चिढ़ती है। कहती है कि पंत जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ है ही नहीं। माँ के मर जाने के बाद छोटी उम्र में वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा चले गए थे, और बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहां वो कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। और हाई स्कूल पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे किशनदा के साथ। अब कुंवारे की गृहस्थी में होता क्या है? पंत जी से कहती है, और कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वो उन्होंने पुराने गंवार लोगों से सीखा था, और दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। और किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद क्या मैंने तुम्हें देखा नहीं है? तुम हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल और सहगल के गाने। वो पत्नी से कहते हैं, जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में स्लीवलेस ब्लाउज पहनना, किचन से बाहर खाना खाना, या हाई हील की सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 तरह के काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिया है, मुझे तो समहाउ ये इम्प्रॉपर ही मालूम पड़ता है। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।
पंत जी को प्रवचन सुनते हुए पारिवारिक चिंता में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने की थोड़ी कोशिश भी करते तो ध्यान ईश्वर के बजाय परिवार में ही लीन हो जाता। जब तक किशनदा दिल्ली में रह रहे थे, जब सैर करके लौटते तो अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ। कहना कभी नहीं भूलते। पंत जी चाहते हैं कि बच्चे उनका आदर करें और वैसी ही सलाह लें जैसे वो किशनदा से लिया करते थे। वो ये हरगिज नहीं चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन ये भी क्या बात हुई, पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया कर रहा है। उनका कहना है कि ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब इंस्टीट्यूट नहीं होता बेटा। झूठे मुंह से ही सही एक बार पूछ तो लिया करो। बब्बा आप भी तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं वो हम आपसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद पंत जी सब्जी मंडी गए। उनको अच्छा लगता है अगर उनके बेटे कहते दूध लाना, राशन लाना, दवा लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सारे काम आप हम पर छोड़ दे बब्बा, हम कर दिया करेंगे। एक बार उन्होंने बेटों से कहा भी, मगर वो एक दूसरे से कहने लगे तू कर दिया कर। क्यों, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा, दोनों ने एक दूसरे को इतना भला बुरा कहा कि पंत जी ने इस मुद्दे को उठाना ही छोड़ दिया। और तो और जब से बेटों को कंपनी में नौकरी मिली है, उनका एक ही कहना है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। अरे नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। बेटा अपनी सैलरी को अपना समझते हुए कहता है, ये काम मैं अपने पैसे से करने को बोल रहा हूँ, आपके पैसे से नहीं जो आप कमियां निकालें। इस तरह बेटे ने पिता का ये क्वार्टर भी अपना बना लिया और अपनी सैलरी अपने तरीके से घर पर खर्च कर रहा है। कभी सोफ़ा ला रहा है, कभी फ्रिज, टीवी, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, और ये भी नहीं कहता लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी लेकर आया हूँ। पत्नी को समझाते हैं, अब क्वार्टर ही उसका हो गया, अच्छा है, अब इनका नौकर भी रखो घर में। अरे इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा ना। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर पंत जी खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने से जा पहुँचे जहाँ 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में से एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती पर उसका नाम लिखा है, वाई.डी. पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाई.डी. पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, कुछ मोटरसाइकिल्स और बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। फिर उनका ध्यान पत्नी और बेटी पर गया, जो कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। बेटी ने जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहन रखा है। पंत जी कई बार कह चुके हैं, तुम्हारी ये जीन्स और सैंडो वाली ये ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वो भी ऐसी जिद्दी है कि इसे ही पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती है सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, वो भी तुम्हारे बहुत कहने पर, समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। बेटी की तरफदारी करने वाली ये पत्नी आज होठों पर लिपस्टिक और बालों में डाई लगाए हुए थी।
इस मॉडर्न किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर पंत जी अंधेरे में ही दुबके रहे। जब कार वाले लोग चले गए तब पंत जी ने अपने क्वार्टर में कदम रखने की थोड़ी हिम्मत जुटाई। अंदर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके बेटे बेटियों के दोस्त और कुछ रिश्तेदार भी जमा हुए थे। उनके बेटे ने खिड़की से सुनाई, पापा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। पंत जी ने शर्मीली हंसी हंसते हुए कहा, हम लोगों के यहाँ ये सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? जब से तुम्हारा ये बेटा 1,500 रुपये महीने कमाने लगा है तब से, पंत जी के भांजे ने जवाब दिया। पंत जी को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लगता है। एक बार जब बेटों ने गैस चूल्हा जुटाया तो पंत जी ने उसका विरोध किया और आज भी कहते हैं कि इस पर बनी हुई रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती ही नहीं। फिर भी वो जानते हैं कि गैस न होने पर इस शहर में उन्हें चपरासी कैटेगरी का मान लिया जाता है। फ्रिज के बारे में भी यही कहते हैं, मेरी तो समझ में आज तक नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं है और ये ठहरा इसी काम का, सुबह बना के रख दिया और शाम को खा लिया। इसमें रखा पानी भी मुझे बिल्कुल नहीं भाता, एकदम गला पकड़ लेता है। ये सब कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट भी होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान फ्रिज का पानी पीकर खुद को धन्य अनुभव करते होंगे। अपनी सिल्वर वेडिंग की ये भव्य पार्टी भी पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। फिर भी उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपनी शादी भी लोन लेकर किया बगैर किसी धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं एनिवर्सरी पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, जानते हैं मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। इस हिसाब से तो आज 25 साल हो गए हैं। मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन किया था लेकिन आपका फ़ोन ख़राब था, तो मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आइए पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश पंत जी की पत्नी का चचेरा भाई है, एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर है। पंत जी को लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। जब कभी कहते हैं तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारी 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। हेलो वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण्स फादर, कहकर हाथ बढ़ाते हुए पंत जी ने हर पल ही जताने की कोशिश की कि भले ही वो संस्कारी कुमाऊनी है मगर विलायती रीति रिवाज से वाकिफ़ हैं। बच्चों के कहने पर कि पंत जी अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले तो थोड़ा शर्माई, लेकिन बेटी ने हाथ खींचा तो उसे हिचकिचाहट नहीं हुई। वहीं से उसने अपने पति को बुलाया, आओ। पंत जी को केक काटना बचकानी बात मालूम होती है मगर बेटी उन्हें भी खींच कर ले गई। पंत जी ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, एनीवे केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी एक अनमनी फ़ोटो कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वो केक से एक दूसरे का मुंह मीठा करें। पत्नी ने तो खा लिया मगर पंत जी ने इनकार कर दिया, मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। अभी कुछ साल पहले तो आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा खा लेने से क्या हो जाएगा? नहीं, अच्छा लड्डू ही खा लें। भूषण के एक दोस्त ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने की कोशिश की। रुको, मैंने अभी तक पूजा नहीं की है। तो बाबा पहले जाकर आप पूजा कीजिए ना, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे? नहीं, आप लोग खाइए,
प्लीज़ गो हेड, नो फॉर्मेलिटी। पंत जी ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं। उनकी पत्नी और बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जरा जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींचने के बाद भी जब तक बैठक से मेहमानों की आवाज़ें सुनाई दी तब तक पंत जी ध्यान लगाकर बैठे रहे। पंत जी ने इस किशनदा से अकेलेपन में कुछ बहस करनी चाहिए। पंत जी को लगा कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में मेरा क्या रवैया होना चाहिए। लेकिन किशनदा वही अकेलापन का खटरा गलापने पर आमादा मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब ठहरी माया। और ये भूषण आज जो इतना उछल रहा है ना, वो भी किसी दिन इतना ही अकेला होगा जितना कि आज तुम हो। इससे पहले कि वो बातें आगे बढ़ाते, उनकी घरवाली उनको झिड़कते हुए आ पहुंची। क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? पंत जी ने दबे स्वर में पूछा। मेहमान गए? कुछ चले गए हैं, कुछ हैं। पता चलने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वो लाल गमछा पहने ही बैठक में चले गए। पंत जी ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गमछा पहने रहा जा सकता है? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब ये नहीं कि आप गमछा पहनकर बैठक में चले आए। बब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी हम वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें सज नहीं आती है। पंत जी की नज़र मेज पर पड़ी। ये कौन भूला जा रहा है? आपके लिए प्रेजेंट है बब्बा, खोलिए ना। इस उम्र में ये क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट? तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप जब सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं बाबा, फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटी पजामा कुर्ता उठा लाई। इसे पहनो बाबा। थोड़ा नानुकुर करने के बाद उसे पहन लिया। गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो है ड्रेसिंग गाउन। कहते हुए उनकी आंखें थोड़ी नम हो गई। ये कहना मुश्किल है कि इस वक्त उन्हें ये बात चुभ गई कि जो बेटा ये कह रहा है कि आप ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वो ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या फिर ये कि इस गाउन को पहनकर उनमें वो किशनदा नज़र आ रहा है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हो गई थी।